नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के हम थोड़े बहुत इतिहास के बारे में भी जानेंगे और ये धीरे धीरे कैसे इम्प्लीमेंट होते होते हमारे देश के अंदर लागू हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया हो। जैसे भारत में शक्तियों का विभाजन दो स्तर पर किया गया है। एक तो संघीय स्तर मतलब केंद्र सरकार और एक राज्य स्तर मतलब राज्य सरकार। भारत में सत्ता का विभाजन तीन स्तर पर किया गया है। सत्ता का विभाजन कितने स्तर पर किया गया है? देखो, शक्तियों का विभाजन तो दो स्तर पर किया गया है। कौन कौन से? संघीय और राज्य स्तर। और सत्ता का विभाजन तीन स्तर पर किया गया है। संघीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर जैसे क्या है? स्थानीय स्वशासन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर क्या होती है? ये पंचायतें, और शहरी स्तर पर नगर पालिकाएं। पंचायतें देखो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1993। और नगर पालिकाएं 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई। अब देखिए, सत्ता और शक्ति में क्या फ़र्क होता है? जैसे हमने यहाँ पर बोला सत्ता और यहाँ पर बोला शक्ति। तो सत्ता क्या होती है? जैसे शक्ति को वैधता मिल जाती है, एक तरीके से मतलब जनता की स्वीकृति मिल जाती है, तो वो क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। और शक्ति क्या होती है? सत्ता में से वैधता निकल जाती है, तो क्या बच जाती है? वो शक्ति बच जाती है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के पास क्या है? सत्ता है, उसके पास शक्ति और वैधता दोनों है। और कांग्रेस के पास क्या है? सिर्फ शक्ति है, उसके पास वैधता नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, फिर अब स्थानीय स्वशासन एक प्राचीन अवधारणा जो वैदिक काल में भी मौजूद थी। स्थानीय स्वशासन मतलब शुरू से चल रही है, राजा महाराजाओं के समय से ही, वैदिक काल से, उससे मतलब राजा महाराजाओं के काल से पहले से ही स्थानीय स्वशासन चल रहा है। जैसे वैदिक काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल में गांव का प्रशासन सभा एवं समितियों के माध्यम से होता था, तथा गांव में प्रमुख अधिकारी को ग्रामीण या ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, और मुगल काल में गांवों के प्रमुख अधिकारी को मुकद्दम कहा जाता था। ब्रिटिश काल में पहली बार 1793 में बंगाल अधिनियम के तहत बंगाल में स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1793 में बंगाल अधिनियम के तहत बंगाल में स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, 1882 में, कब? 1882 में वॉइसरॉय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश भारत में जिला बोर्ड तथा तालुका बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है, तथा इनके इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। महात्मा गांधी ने 14 फरवरी 1916 को ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने की क्या की थी? मांग की थी। वर्तमान में पंचायती राज गांधी जी के ग्राम स्वराज्य पर ही आधारित है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया, तथा स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया। अब देखिए, भाग 4 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कौन से नीति निर्देशक तत्व? तो उसमें अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए, फिर आता है जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ कि के एम मुंशी की सिफारिश पर स्थानीय स्वशासन में मतलब जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए
जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। 2 अक्टूबर 1952 को जनता की भागीदारी किस में बढ़ाने के लिए, स्थानीय स्वशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। फिर इसके राष्ट्रीय प्रसार करने के लिए एक सेवा कार्यक्रम और चलाया इसके लिए। कब? 2 अक्टूबर 1953 में। लेकिन ये क्या हुआ कि पूरी तरह से असफल रहा। असफल का कारण क्या था? अशिक्षा, ठीक है, और अधिकारियों तक ही पहुंचा, ये धरातल तक जमीनी स्तर तक पहुंचा ही नहीं, अधिकारियों तक और कागजों में रह गया है। फिर इसकी जांच के लिए क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया। कौन सी? ग्रामोद्धार समिति। कब किया गया? 16 जनवरी 1957 को, लगभग 4 साल बाद में। 4 साल बाद में BR मेहता, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति का क्या काम था? ये जो इसकी असफलता के जो मूल कारण थे उनका पता करना और इस जनता की भागीदारी को बढ़ाना इसको सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर इस बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, ग्रामोद्धार समिति ने, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 24 जनवरी 1957 को। और इसमें इसने क्या सुझाव दिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इसके अंदर क्या होता है? जैसे इसने क्या बोला कि ग्राम स्तर पर तो क्या रखें? ग्राम पंचायत, और खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या रखें? जिला परिषद। जिस प्रकार अभी हमारे वर्तमान में पंचायती राज चल रहा है। और इसका मूल आधार किसको माने? पंचायत समिति को, ठीक है। फिर इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकृति मिल गई 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और इसको स्वीकृति दी किसने? राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी। कब? राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको 2 अक्टूबर 1959 को स्वीकृति प्रदान कर दी, ठीक है। फिर देखिए, ये जो अभी हमने समझा वही है। फिर देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज का इसने सुझाव दे दिया। फिर 1958 में इस समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकृति दे दी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। कहाँ से? नागौर जिले के बगदरी गांव से। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री, तथा भगवंत सिंह मेहता क्या थे? राजस्थान के मुख्य सचिव थे। अब देखिए, भगवंत सिंह मेहता को राजस्थान में पंचायती राज का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, हमने पहले देखा था। और जैसे 2 अक्टूबर को तो क्या हुआ? ये नागौर जिले के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के शादनगर क्षेत्र से संपूर्ण राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संपूर्ण राज्य में एक साथ पंचायती राज व्यवस्था कौन से में लागू हुई? आंध्र प्रदेश में। और इसका शुभारंभ कहाँ से माना जाता है? बगदरी गांव, नागौर जिले के बगदरी गांव से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य जिसने 1959 में त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव संपन्न करवा लिए। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसमें संपूर्ण राज्य के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के क्या हो गए? चुनाव हो गए। फिर राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव 1960 में हुए। और आंध्र प्रदेश में कब हो गए थे? 1959 में। राजस्थान में पहली बार पंचायतों के चुनाव कब हुए? 1954 में संपन्न हुए। अब देखो ध्यान से, पंचायतों के चुनाव तो कब हुए? 1954 में। लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसके चुनाव राजस्थान में कब संपन्न हुए? 1960 के अंदर। और पंचायतों के चुनाव वैसे 1954 में राजस्थान के अंदर संपन्न हो गए थे। ये चुनाव पंचायती राज विभाग द्वारा करवाया गया था, जो ये 1954 वाला था। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कमियों की जांच हेतु 1973 में गिरधारी लाल व्यास
समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कमियों की जांच हेतु गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया। कब? 1973 में, जिसने इन संस्थाओं की संरचना एवं वित्तीय समस्याओं को उजागर किया। इस समिति ने ग्राम सेवक का पद सृजित करने की सिफारिश की। मोरारजी देसाई ने 11 सितंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया, जिसने 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 132 सिफारिशें की, परंतु पंचायतों के संबंध में सिफारिशें अधूरी होने के कारण इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। फिर देखो, अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी? द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई। तो इसकी जो इस अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिशें की थी वो पूरी नहीं होने के कारण इनको लागू नहीं किया गया। फिर देखिए, अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी? द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई, ग्राम स्तर अपनाई जाए, मतलब अपनाई गई नहीं, अपनाई जाए, ग्राम स्तर और जिला स्तर पर। मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर तो क्या हो, मंडल पंचायत जनसंख्या जिसके क्या हो 15 से 20 हज़ार हो, उस पर मंडल पंचायत। और जिला स्तर पर क्या हो, जिला स्तर पर क्या हो, जिला परिषद, और इसको क्या माना जाए, मूल आधार माना जाए। इन संस्थाओं का चुनाव नियमित रूप से करवाया जाए तथा कार्यकाल कितना हो, 4 वर्ष का हो। चुनाव दलीय आधार पर संपन्न करवाया जाए, मतलब एक पार्टियां बनाई जाए जैसे राष्ट्रीय स्तर पर होती है वैसे, उस प्रकार से। इन संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु अलग से वित्त आयोग का गठन किया जाए। मंत्री परिषद में इन संस्थाओं के लिए अलग से मंत्री नियुक्त किया जाए। ये ये अशोक मेहता समिति की सिफारिशें थी, लेकिन ये अधूरे होने के कारण मतलब इनको लागू नहीं किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट, योजना आयोग ने गरीबी उन्मूलन के संबंध में 1985 में GV.K. राव समिति का गठन, कौन सी समिति? GV.K. राव समिति की गठित की, जिसने पंचायती राज संस्थाओं में SC/ST और महिलाओं को आरक्षण देने तथा जिला विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद सृजित कर इसे जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की सिफारिश की। किसने की? GV.K. राव समिति ने। GV.K. राव समिति गरीबी उन्मूलन के संबंध में है ना। गरीबी उन्मूलन के संबंध में क्या काम किया गया? इसके अंदर आरक्षण का काम किया गया। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की तुलना बिना जड़ की घास से की। फिर देखिए 1986 में लक्ष्मी मल सिंह भी समिति गठित की गई, जिसने स्थानीय स्वशासन को संविधान के तहत सरकार का तीसरा स्तर घोषित करने तथा इस हेतु संविधान में एक नया भाग जोड़ने की सिफारिश की, अर्थात संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। मतलब इसको तीसरा स्तर घोषित करने की सिफारिश की थी किसने? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने 1986 में। फिर देखिए 1988 में पीके थुंगन समिति आई, गठन किया गया पीके थुंगन समिति का 1988 के अंदर। इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर राजीव गांधी ने 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में प्रस्तुत किया, परंतु यह विधेयक पारित नहीं हुआ। 64वां पंचायतों से संबंधित था और 65वां नगर पालिका से। ये दोनों विधेयक राजीव गांधी ने प्रस्तुत किए, लेकिन ये दोनों ही पारित नहीं हो पाए और फिर 1993 के अंदर 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाए गए और फिर पारित हुए, जिसके अंदर 73वें के अंदर तो ग्राम पंचायतें और इसके अंदर 74वें के अंदर नगर पालिकाएँ हैं। फिर देखिए PV नरसिंहा राव ने इन दोनों विधेयकों की समीक्षा करवाने हेतु नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति गठित की। कौन सी समिति गठित की? संयुक्त प्रवर समिति गठित की। इस समिति ने 16 सितंबर 1991 में लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किए और 22 सितंबर 1992 को लोकसभा में तथा 23 सितंबर 1992 को राज्यसभा में इन विधेयकों को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया। ठीक है, पारित कब किया गया? 1992 में, और लाया कब गया था? 16 सितंबर 1991 में।
17 राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के पश्चात 17 राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के पश्चात ये 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने इन संशोधनों पर हस्ताक्षर किए और ये मतलब लागू हो गए संशोधन। फिर देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 और 74वां संविधान संशोधन 1993। इन संविधान संशोधनों में क्या क्या थे और कौन कौन से संविधान जोड़े गए थे इस संविधान संशोधनों के, वो देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन, इसके अंदर क्या क्या, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई और 74वें के अंदर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके अंदर भाग 9 के अनुच्छेद 243 और 243A से लेकर 243O तक के प्रावधान कुल कितने अनुच्छेद है? कुल इसमें 16 अनुच्छेद है। 243 और 243A से लेकर 243O तक कुल 16 अनुच्छेद है। इसके अंदर भाग 9A में अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान और अनुच्छेद कितने? 18 अनुच्छेद है। इन्हें कार्य करने हेतु 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय सौंपे गए, 29 विषय सौंपे गए और इन्हें कार्य करने हेतु 12वीं अनुसूची के तहत 18 विषय सौंपे गए। देखो इसके अंदर 18 ही तो विषय है और 18 तो विषय और 18 ही अनुच्छेद है। फिर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, 24 अप्रैल 1993 को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुए। कब हुए? 24 अप्रैल 1993 को और ये 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हुए। अब देखिए इसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। 73वां संविधान, ये पंचायतों में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए और अनुच्छेद कौन से जोड़े गए और इसमें क्या क्या प्रावधान है। देखो 243, सबसे पहले हमें देखो इनको याद करने का क्या तरीका, 243 से लेकर 243 ABCD ऐसे कहाँ तक है? ओ तक है, तो ओ तक हम लिख लेंगे और इस साइड क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक हम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो फिर ये आपस के अंदर सेम से है तो इसको याद ऐसे मतलब आमने सामने लिख कर याद कर सकते हैं। जैसे 243 के अंदर क्या है? परिभाषा है, तो इसके अंदर 243P के अंदर क्या है? परिभाषा। ग्राम सभा 243A के अंदर देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर 243A के परिभाषा के बाद में ग्राम सभा है, तो इसके अंदर 4 नंबर का जो अनुच्छेद है 243S, उसके अंदर क्या है, ये सॉरी परिभाषा तो 243P के अंदर ही है, लेकिन जो ग्राम सभा है वो 243A के अंदर है। तो इसके अंदर ये वार्ड सभा होती है वो किसके अंदर? 243S। एस से क्या याद रख लेना? सभा। कौन सी? वार्ड सभा, जो 243S के अंदर है। फिर क्या? गठन, पंचायतों का गठन है 243B के अंदर। गठन ऐसे बी से बॉन्ड याद रख सकते हो आप, गठन। और जो किसके अंदर है गठन? ये जो बच गया इधर पहले वो क्या है? 243Q। फिर 243C, इसके अंदर क्या है? चुनाव, सी फॉर चुनाव, जो इसके अंदर किस में? 243R। फिर देखो कंटिन्यू चलेंगे, आरक्षण 243D के अंदर, इसके अंदर 243T के अंदर आरक्षण। डी मतलब डिवाइडेशन आरक्षण एक तरीके से, डी से ऐसे याद रख सकते हो। ई के अंदर कार्यकाल, इसके अंदर यू के अंदर कार्यकाल। योग्यताएं एफ में 243 एफ और फिट यानी योग्यताएं मतलब ऐसे याद रख सकते हो 243F। फिर जी फॉर कार्य मतलब गोइंग टू वर्क एक तरीके, और इधर तो W फॉर वर्क आ ही गया अपने आप ही। H फॉर कर लगाना मतलब H फॉर हैंड एक तरीके से कर लगाना है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर X फॉर कर लगाना। फिर I वित्त आयोग, I मतलब इनकम इस तरीके से याद रख सकते हो, और Y इधर इनकम। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर आता है 243J के अंदर क्या लिखा गया है? लेखा परीक्षण। और इसके अंदर जजमेंट इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। 243Z के अंदर क्या है? लेखा परीक्षण। के अंदर निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन आयोग का है मतलब कौन निर्वाचन करवाएगा, कैसे कौन मतलब जो सरपंच या फिर वो सब बनेंगे, तो ऐसे याद रख सकते हो कैसे कौन। और
इसके अंदर निर्वाचन आयोग ZA। संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होना 243L। संघ शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। वहाँ पर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, इसलिए L से लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर बनता है, संघ शासित क्षेत्रों में। तो ऐसे याद रख सकते हो। इधर ZB के अंदर संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होना। फिर 243M कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, मतलब मना करना एक तरीके से। 243M पर मना करना, कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना। 243Z शी फॉर कैंसल एक तरीके से। ZD और देखो फिर यहाँ पर 2 खाली छोड़ने। क्यों खाली छोड़ने, क्योंकि इसके अंदर 16 अनुच्छेद और इसके अंदर कितने 18 अनुच्छेद है, तो हम इसको खाली छोड़ेंगे 2 और लास्ट वाले 2 बराबर कर देंगे। इसके अंदर ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। क्या क्या है इसके अंदर, जिला योजना समिति। ZD के अंदर क्या है, D फॉर डिस्ट्रिक्ट जिला योजना समिति। और ZE के अंदर क्या है, महानगर योजना समिति। फिर देखिए आता है 243N विद्यमान पंचायतों एवं विधिक विधियों का बना रहना। विद्यमान पंचायतों एवं विधियों का बना रहना 243N के अंदर। और ZF के अंदर क्या है, विद्यमान नगर पालिकाओं एवं विधियों का बना रहना। फिर आता है 243O निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप क्या है, वर्जित है। निर्वाचन में क्या है, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। और इसमें निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। मतलब ओ, इसको कैसे याद करेंगे, जैसे ऐसे याद कर सकते हो, ओ कौन है बीच में आना हो, तो 243O। इस तरीके से आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। और इस तरीके से अगले वीडियो में ग्राम सभा का टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।